हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल जय गणेश लर्निंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज डिस्कस किया जाए कक्षा 10 विज्ञान। जहाँ तक पढ़े थे 3 लेक्चर पढ़ चुके हैं। आज चौथा लेक्चर होगा जिसमें हमें पढ़ना है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना, जिसमें सबसे पहले हेडिंग है जब वस्तु अनंत पर रखी हो। जब कोई ऑब्जेक्ट है जो इन्फिनिटी पर रखी हो, इसे देखते हैं कैसे इसका प्रतिबिंब बनता है। मान लीजिए कोई अवतल दर्पण है और ये मुख्य अक्ष है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट अनंत पर रखिए। मुख्य फोकस से आने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है और दूसरी किरण वक्रता केंद्र से आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में पुनः वापस लौट जाती हैं। जो घटना जहाँ ये दोनों किरणें आपस में परस्पर करती हुई इस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ये मुख्य फोकस के सामने प्रतीत कर रहे हैं, इसलिए इस वस्तु का प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बना। देखते हैं वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के सामने वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा बनता है। वस्तु का प्रतिबिंब जो है दर्पण के सामने फोकस तल पर वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। जब वस्तु अनंत पर रखी तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा फोकस तल पर बनता है। इसके आगे नंबर 2 देखेंगे। नंबर 2 है जब वस्तु वक्रता केंद्र व अनंत के बीच रखी हो। कोई वस्तु है जो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखी हो। देखते हैं तब क्या होता है। सबसे पहले इसमें ये वक्रता केंद्र है, ये अनंत के बीच रखी है और ये फोकस है। सबसे पहले मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। दूसरी वक्रता केंद्र से आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाती हैं। देखते हैं इसका जहाँ पर दोनों किरणें काटती हैं वही इसका प्रतिबिंब है। आइए देखते हैं। जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के सामने वस्तु से छोटा वास्तविक और उल्टा बनता है। और वक्रता केंद्र और फोकस के बीच वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र व अनंत वक्रता केंद्र व फोकस के बीच वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा बनता है। जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखी है। कोई ऑब्जेक्ट देखो ये अनंत है और वक्रता केंद्र के बीच रखी हो तो उस वस्तु का प्रतिबिंब सबसे पहले इसमें मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है और दूसरी किरणें वक्रता केंद्र से आने वाली किरणें पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। ये दोनों किरणें जहाँ परस्पर काटती हैं इसका प्रतिबिंब होता है। देखिए दो किरणें यहाँ पर स्पर्श कर रहे हैं जो कि वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच प्रतिबिंब बनता है। वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के सामने वक्रता केंद्र और फोकस के बीच और वस्तु से छोटा वास्तविक उल्टा बनता है। इसके आगे नंबर 3 देखते हैं। नंबर 3 है जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो। तो जब कोई ऑब्जेक्ट है, अब इसे वक्रता केंद्र पर रखना। कोई ऑब्जेक्ट है, ये वक्रता केंद्र है, ये फोकस है, इसे वक्रता केंद्र पर रखना है। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो सबसे पहले मुख्य अक्ष के समांतर परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। दूसरे किरणें
दूसरी वक्ता केंद्र से आने वाली मुख्य फोकस से आने वाली किरणें प्रवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटती हैं वही वस्तु का प्रतिबिंब होता है। देखो प्रवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटती हैं, यही दोनों किरणें काट रही, यही वस्तु का प्रतिबिंब होगा। ए ओ डैश वस्तु है, आई आई डैश प्रतिबिंब है। देखते हैं ये फोकस है। सबसे पहले जब वस्तु वक्ता केंद्र पर रखी होती है तो वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के सामने वक्ता केंद्र पर वस्तु के बराबर उल्टा वास्तविक बनता है। ये देखो प्रतिबिंब यह बना है वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के सामने वक्रता केंद्र पर वास्तविक उल्टा वस्तु के बराबर बनता है। इसके आगे देखते हैं, जब वस्तु वक्ता केंद्र पर रखी होती है तो वस्तु का प्रतिबिंब वक्ता केंद्र पर वस्तु के बराबर वास्तविक उल्टा बनता है। नंबर 4 देखते हैं, जब वस्तु वक्ता केंद्र व फोकस के बीच रखी, जब वस्तु वक्ता केंद्र व फोकस के बीच रखी हूँ, जब वस्तु वक्ता केंद्र और फोकस के बीच रखी हूँ। देखते हैं, जब वस्तु वक्ता केंद्र और फोकस के बीच रखी हूँ, मुख्य अक्ष है, ये वक्ता केंद्र है, फोकस है, और वस्तु को यहाँ पर रखना है। सबसे पहले मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें प्रवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं और दूसरी किरणें मुख्य फोकस से होकर आने वाली किरणें प्रवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ये जहाँ दोनों किरणें काटती हैं वही वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ओ डैश वस्तु है, आई ए डैश प्रतिबिंब है। जब वस्तु वक्ता केंद्र व फोकस के बीच रखी होती है तो वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के सामने वास्तविक उल्टा वक्ता केंद्र और उनके बीच में वस्तु से छोटा बनता है। वस्तु का प्रतिबिंब वक्ता केंद्र व अनंत के बीच में वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा बनता है। इसके आगे नंबर 4 देखते हैं, जब वस्तु मुख्य फोकस पर रखी, जब वस्तु मुख्य फोकस पर रखी हो, जब वस्तु मुख्य फोकस पर रखी, जब वस्तु मुख्य फोकस पर रखी होती तो वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के सामने अनंत पर वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है। इसके बाद नंबर लास्ट, जो कि अवतल दर्पण से प्रतिबिंबों का बनना लास्ट नंबर है। जब वस्तु मुख्य फोकस व ध्रुव के बीच रखी हो,
जब वस्तु फोकस व ध्रुव के बीच रखी देखते हैं। फोकस है वक्रता केंद्र। सबसे पहले वस्तु यहाँ ओ डैश वस्तु है, मुख्य फोकस से आने के लिए परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है और वक्रता केंद्र से आने के लिए परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में पुनः वापस लौट जाती है। जहाँ ये दोनों किरणें काटती हैं वही वस्तु का प्रतिबिंब होता है। आई डैश प्रतिबिंब है। वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी सीधा वस्तु से बड़ा बनता है। जब वस्तु मुख्य फोकस व ध्रुव के बीच रखी होती है तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी सीधा वस्तु से बड़ा बनता है। इसके अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के सभी नियम खत्म हो गए। अब उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियमों को देखते हैं। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम देखते हैं। एक कोई उत्तल दर्पण है। सबसे पहले ये फोकस है, ये वक्रता केंद्र है और कोई वस्तु यहाँ पर रखी है ओ डैश। सबसे पहले मुख्य फोकस से होकर परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में पुनः वापस लौट जाती हैं। इसके बाद परावर्तन के पश्चात मुख्य के साथ हैं और दूसरी वक्रता केंद्र से आने वाली किरणें वक्रता केंद्र से आने वाली मार्ग जहाँ पर ये दोनों वस्तुएं काटती हैं वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। वस्तु का प्रतिबिंब आई डैश। उत्तल दर्पण के लिए जब उत्तल दर्पण की वस्तु का प्रतिबिंब फोकस और ध्रुव के बीच बनता है जो आभासी सीधा वस्तु से छोटा बनता है। उत्तल दर्पण के लिए प्रतिबिंब वस्तु से छोटा आभासी सीधा दर्पण के पीछे बनता है। दर्पण के पीछे बनता है। जब वस्तु उत्तल दर्पण के केवल एक ही नियम है, इसमें जब वस्तु दर्पण के सामने रखी होती तो वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के लिए वस्तु का प्रतिबिंब छोटा आभासी सीधा दर्पण के पीछे बनता है। इसके आगे देखते हैं। अब प्रतिबिंब बनाने के सभी नियम खत्म हो चुके हैं। अब देखते हैं दूरियां नापने के चिन्ह पर पाटी। दूरियां नापने की चिन्ह परिपाटी। नापने की चिन्ह परिपाटी में पहला नंबर है। दूरियां नापने की चिन्ह परिपाटी में पहला नंबर है। सभी वस्तु सदैव दर्पण के बाईं ओर रखी जाती। वस्तु सदैव दर्पण के बाईं ओर रखी जाती है। वह सदैव दर्पण के बाईं ओर रखी जाती है। नंबर 2, समस्त दूरियां मुख्य से ध्रुव तक नापी जाती। समस्त दूरियां
समझ दूरियां मुख्य अक्ष से ध्रुव तक नापी जाती है। समझ दूरियां ध्रुव तक नापी जाती हैं। नंबर 3, दर्पण के बाईं ओर की दूरी, दर्पण के बाईं ओर की दूरियां ऋणात्मक होती हैं। नंबर 4, दर्पण के दाईं ओर की दूरियां दर्पण के दाईं ओर की दूरियां धनात्मक होती हैं। धनात्मक। नंबर 5, प्रतिबिंब व वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब व वस्तु की लंबाइयाँ ऊपर की ओर धनात्मक तथा नीचे की ओर ऋणात्मक होती हैं। नंबर 6, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी, उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी धनात्मक तथा अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। नंबर 7, आवर्धन के लिए उल्टे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन ऋणात्मक तथा सीधे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन धनात्मक होता है। इनके लिए आवर्धन ऋणात्मक होता है। सीधे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन ऋणात्मक होता है। देखते हैं, जैसे कोई प्रतिबिंब है, मुख्य अक्ष, ये फोकस योग्यता केंद्र है। वो वस्तु में सदैव वस्तु बाईं ओर, वस्तु जो होती है इसी तरफ सदैव रखी जाती है हर समय। समस्त दूरियां मुख्य अक्ष से ध्रुव तक, यहाँ से यहाँ तक सभी दूरियां ली जाती। दर्पण की बाईं ओर की दूरियां ऋणात्मक, दर्पण इस तरफ की दूरियां सभी दूरियां ऋणात्मक होती हैं। दर्पण की दाईं ओर की दूरियां धनात्मक, इस तरफ की दूरियां सभी धनात्मक होती हैं। और प्रतिबिंब तथा वस्तु की लंबाई ऊपर धनात्मक नीचे ऋणात्मक होती है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, इसके लिए फोकस दूरी धनात्मक, इसके लिए फोकस दूरी धनात्मक होती है और इसके लिए ऋणात्मक। उल्टे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन ऋणात्मक और सीधे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन धनात्मक होता है। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में और डिस्कस किया जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।